2023 स्टार्ट हो चुका है एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये रेजोल्यूशन लिया होगा कि इस साल हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करेंगे, इस साल हम एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। बाय द वे, अगर ऐसा रेजोल्यूशन नहीं लिया है तो अब ले लीजिए। थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी कितनी सिंपल है। इंटरनेट पर एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया कि 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट कर दो और 20 साल बाद आप तो करोड़पति बन जाओगे, आपकी लाइफ हो जाएगी सेट। ऑलमोस्ट में कैश करेंगे। तो लाइफ को सेट करने के लिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सही म्यूचुअल फंड को चूज करना। आप कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक्चुअल में वो 10-20 साल बाद करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहे हैं तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं बट एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे डिसाइड करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 चेक पॉइंट्स जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और अपने चैनल कंसल्ट गुरप्रीत पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, ये बात तो सही है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो उनमें से म्यूचुअल फंड जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है जो आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में बेस्ट रिटर्न्स दे सकता है। बट क्या आपको पता है कि मार्केट में मोर देन 10 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी का अपना अलग रिस्क प्रोफाइल है, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन है, अपने स्टॉक्स हैं, अपनी होल्डिंग्स हैं, अपने एक्सपेंस रेशियोज हैं। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि लाइफ में कहीं भी आप कभी कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक चीज़ आपके मन में, आपके दिल में पहले से क्लियर होनी चाहिए कि आपका वो इन्वेस्टमेंट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे का पर्पस क्या है। तो जब भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, आपके लिए ये डिसाइड करना ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा कि आपको किस जगह, किस तरीके से और कितना इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी 20s में हैं, से यू आर 25 और से यू आर 30 ईयर्स ऑफ एज, तो उस केस में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा ऑप्शन प्रूव हो सकता है, क्योंकि आपको 10-20 साल तक उस म्यूचुअल फंड को होल्ड करना है और आपको अच्छा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सकता है। और सपोज आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो शॉर्ट टर्म का है, सपोज मुझे 3 साल बाद कोई कार खरीदनी है और उसके लिए मैं सेव या इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसको इसमें मुझे हाइब्रिड या डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना चाहिए ताकि 3 साल तक मैं उस पैसे को वहाँ पर स्टोर कर सकूं और उसके बाद उस पैसे को यूज करके अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकूं, अपनी कार खरीद सकूं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो। तो ये बात तो आप सब लोग अच्छे से समझते हैं कि जब आपके बिहाफ पर कोई फंड हाउस, कोई फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, आपके पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका भी अल्टीमेटली कोई ना कोई इंटरेस्ट है, प्लस उस पैसे को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस वो इनकर करते हैं। तो ये होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएं, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करें। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना आपके लिए बेटर है लॉन्ग रन में, क्योंकि उतना ही कम आपको एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अप्लाई होगा, ना कि खर्चों में कट के ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस हिस्ट्री। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चूज़ करने जाते हैं तो उसकी पहले तो परफॉर्मेंस की हिस्ट्री चेक कर लीजिए। हिस्ट्री का मतलब है कि पिछले 1 साल में उसने कितना रिटर्न दिया, 3 साल में, 5 साल में या 10 साल में। ये आप उसकी पहले तो हिस्ट्री चेक करिए कि एक्चुअल में वो म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि यहाँ पर मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर कोई म्यूचुअल फंड पास्ट में अच्छा परफॉर्म करता आया है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। बट स्टिल ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा गाइडिंग फैक्टर होता है कि जो म्यूचुअल फंड पास्ट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था तो हम ये कैसे अज्यूम कर लें कि वो आगे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जो पास्ट में ख़राब परफॉर्म कर रहा था तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, और अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं अपनी लिस्ट में। और अगर आप फ्यूचर देखें, उसका फ्यूचर गॉज करने की कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो ही आप उस म्यूचुअल फंड को चूज़ करिए। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चूज़ करने लगते हैं तो एक बारी पलट के अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर चेक करिए कि अभी एग्जिस्टिंग में आपके पोर्टफोलियो में कौन से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हैं।
आपका कहीं पोर्टफोलियो इक्विटी हैवी तो नहीं है, ज़्यादा इक्विटी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आपने डेट में या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट ही ना कर रखा हो, आपने गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट ही ना कर रखा हो। तो इन्वेस्टमेंट का जो सबसे पहला रूल है जो बच्चे बच्चे को सिखाया जाता है कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आपका जितना भी पैसा है उसको डाइवर्सिफाई करके लगाइए। अपने पोर्टफोलियो को सबसे पहला टारगेट होता है कि आप डाइवर्सिफाई करके रखिए। और उस डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको फ्यूचर में अगर कोई डाउन टर्न आता है मार्केट में या कभी रिसेशन आता है, मार्केट गिरती है, तो आपका जो लॉस है ना वो कंट्रोल्ड होगा। पांचवा पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है वो है आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल। इन्वेस्टमेंट स्टाइल का यहाँ पर क्या मतलब है कि हर इन्वेस्टर की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। कुछ इन्वेस्टर्स एग्रेसिव होते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा रिस्क ले लो ताकि ज़्यादा रिटर्न मिल सके, और ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क में ज़्यादा लॉस होने के भी चांसेस हैं। और कुछ इन्वेस्टर्स की पर्सनालिटी होती है कि नहीं यार, सेफ चलो, ज़्यादा रिस्क मत लो, थोड़ा सा रिटर्न कम भी मिलेगा तो चलेगा। या कुछ लोग एक बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं कि मॉडरेट रिस्क लेते हैं और मॉडरेट रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो आपके लिए ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी होल्ड करते हैं एज एन इन्वेस्टर। तो बेस्ड ऑन आपकी इन्वेस्टर पर्सनालिटी क्या है, कई तरह के एक्चुअली फंड्स होते हैं। कुछ फंड्स होते हैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और कुछ फंड्स होते हैं पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। तो जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं वो बेसिकली प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं, और इस तरह से उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि वो मार्केट्स को बीट कर पाएँ। अगर मार्केट 12% का रिटर्न दे रही है तो एक्टिवली मैनेज फंड्स का टारगेट ये होगा कि वो 12 से ज़्यादा का रिटर्न दें। और ऑन दी अदर हैंड पैसिवली मैनेज फंड्स वो होते हैं जो कि मार्केट के साथ साथ चलते हैं, इंडेक्स के साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते इस मामले में कि मुझे इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न निकाल के देना है। तो दोनों के अपने पॉजिटिव्स और अपने नेगेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें, इनफैक्ट ग्लोबली अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें, तो जो पैसिवली मैनेज्ड फंड्स हैं पिछले कुछ सालों में उन्होंने बेटर रिटर्न दिया है। मतलब इंडेक्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इंडेक्स के बराबर का या मार्केट के बराबर का रिटर्न निकालना चाहते हैं, उन्होंने बेटर रिटर्न जनरेट किया है एज कम्पेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। उसके बाद 6 पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है वो है फंड मैनेजर। तो ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के केस में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, जो ये डिसाइड करता है कि मुझे इस पैसे को कहाँ किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न जनरेट मैं कर सकता हूँ, कितना रिस्क मैं लेना चाहता हूँ, सारा डिसीजन मेकिंग उसी के हाथ में होता है। तो म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले उसका फंड मैनेजर कौन है ये चेक करिए, उसका फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये देखिए, फंड मैनेजर की जो इन्वेस्टिंग पर्सनालिटी है वो किस तरह की है, वो कितना रिस्क लेता है, रिस्क नहीं लेता है, एग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है। जब ये सब चीज़ें आप पता कर लेंगे फंड मैनेजर के बारे में, तो आपको बहुत कुछ ये आइडिया लग जाएगा कि अगर वो फंड मैनेजर की जो थॉट प्रोसेस है या उस फंड मैनेजर की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आपके गोल्स के साथ अलाइन हो रही हैं, आपके गोल्स के साथ फिट बैठ रही हैं, तो वो फंड आपके लिए ज़्यादा बेटर प्रूव हो सकता है इन दी लॉन्ग रन। देन पॉइंट नंबर 7 आता है फंड साइज। तो हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग साइज होता है बेस्ड ऑन कितने लोगों ने कितना पैसा उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। जो भी नए फंड्स होते हैं कई बारी उनमें लोगों ने कम इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है, तो उसका फंड साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। और कुछ ऐसे फंड्स हैं जो काफ़ी पुराने फंड्स हैं या बड़े सक्सेसफुल फंड्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पैसा डालते हैं, तो उनका जो फंड साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड चूज़ करने से पहले अगर आप उस फंड का साइज़ देखते हैं तो वो कई बार एक अच्छा इंडिकेटर होता है, आपको एक अच्छा आइडिया लगता है कि एक्चुअली में लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहली बात, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको एक बेसिक आइडिया लगता है कि एक्चुअल में अगर वो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा होता तो ये हम कई बार अज्यूम कर सकते हैं कि ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते। और अगर बड़े म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाते हैं जिनका फंड साइज़ अच्छा खासा बड़ा है, उसमें कई बार इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, मतलब कि खर्चे कम होते हैं, एक्सपेंस रेशियो नीचे आ जाता है, तो उससे आपको थोड़ा सा बेटर रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं, जो कि आपके लिए शॉर्ट टर्म में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपको एक्चुअली में फ़र्क अच्छा खासा दिखाई देगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, आपको ये देखना है कि जिस फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी लिक्विडिटी का क्या सिनेरियो है, वो फंड कितना लिक्विड है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ELSS में हम लोग टैक्स सेवर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो ELSS फंड में 3 साल का लॉक इन होता है। तो अगर आपको लॉक इन में कंफर्टेबल है तो आप लॉक इन वाले फंड्स चूज़ कर सकते हैं, या कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी होते हैं जो फिक्स्ड मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही आप उसमें से पैसा रिडीम कर सकते हैं। बीच में अगर आपका मन है तो आप उसके यूनिट सेल ऑफ करके अपना पैसा नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको लगता है कि आपको पैसा लॉक इन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने लिक्विडिटी के गोल को समझिए,
अगर आपको लगता है कि आप ये फ्रीडम चाहते हैं कि जब भी मुझे पैसा निकालना है मुझे निकालने का ऑप्शन अवेलेबल हो, तो इस केस में आपको लिक्विडिटी पे ज़रूर ध्यान देना है कि पता चले आपने ELSS में या फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट कर दिया बिना देखे समझे, तो जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो उस टाइम पर आप लॉक इन से बंधे रहेंगे और आपको पैसा निकालने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, आपको रिस्क मेजर करना है, आपको रिस्क असेस करना है। तो ये बात तो काफ़ी क्लियर है कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है क्योंकि शेयर मार्केट से लिंक्ड है अल्टीमेटली। तो कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है, उस म्यूचुअल फंड को चूज़ करने से पहले उसके रिस्क को ज़रूर मेजर करें। तो रिस्क मेजर करने के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का आप स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर सकते हैं, उसका बीटा चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिससे आप रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं वो कितनी वॉलेटाइल है। कोशिश करिए कि आप जिस म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर रहे हैं उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट करिए। तो ये कैलकुलेट करने के लिए कुछ रेशियोज़ हैं बेसिकली। एक शार्प रेशियो होता है, ट्रेनोर रेशियो होता है या सॉर्टिनो रेशियो होता है। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। यस, आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, बट इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके म्यूचुअल फंड का आप रिस्क कैसे एनालाइज कर सकते हैं, रिस्क कैसे मेजर कर सकते हैं, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फ्यूचर में इस टॉपिक पर भी एक वीडियो लेके आ सकता हूं ताकि आप लोग अपना रिस्क मेजरमेंट, अपने फंड का रिस्क असेसमेंट अच्छे से कर पाएँ। फिर उसके बाद आता है 10th पॉइंट और वो है टैक्स इम्प्लीकेशंस। ये बात आप क्लियरली जानते हैं कि जब भी आपको म्यूचुअल फंड्स पर कोई गेन होगा तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो आपके म्यूचुअल फंड पर कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है ये आपको पता होना चाहिए बिफोर यू ऑप्ट फॉर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। फॉर एग्जांपल, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के केस में अगर आप 1 साल से ज़्यादा उसको होल्ड करते हैं तो आपको खाली 10% टैक्स देना पड़ता है, जिसमें भी आपको 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है फॉर एवरी ईयर। तो टैक्स इम्प्लीकेशन के केस में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी टैक्स बेनिफिशियल माना जाता है, मतलब काफ़ी टैक्स उसमें कम रहता है। और यहीं पर अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या हाइब्रिड में कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो टैक्स है वो 20% का देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म गेन के केस में। और अगर लॉन्ग टर्म गेन नहीं है, शॉर्ट टर्म गेन है, तो वो उस केस में आपको 30% या जिस भी स्लैब में आप फॉल कर रहे हैं उस स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर इन 10 बातों का आप ध्यान रखते हैं, इन 10 पॉइंट्स को आप अच्छे से कंसिडर करते हैं किसी भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए, तो आपके सामने काफ़ी हद तक एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि मुझे एक्चुअल में कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट जर्नी यहीं पर आकर रुक जाती है कि वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है, मुझे कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।